भारत में आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण अपराह्न लगभग 4:29 से शुरू होकर सायंकाल 6:09 पर खत्म हुआ। भारत में सूर्य ग्रहण का कुल समय लगभग 1 घंटे 40 मिनट रहा। भारत में सबसे पहले 4:19 पर अमृतसर में सूर्य ग्रहण की झलकी देखी गई। भारत में यह सूर्य ग्रहण नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़, नागपुर में दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी सूर्य ग्रहण, कश्मीर, लेह और लद्दाख में भी लगा। बयालीस साल के भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। सुनक ने बकिंघम पैलेस पहुंचकर चार्ल्स से मुलाकात की। किंग ने इन्हें ब्रिटेन का पीएम नियुक्त किया। किंग से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपने पहले संबोधन में कहा कि हमारा देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, मुश्किल फैसले लिए जाएंगे। सुनक ने कहा कि मैं गलतियों को सुधारने के लिए चुना गया हूं। मैं वादा करता हूं कि विनम्रता के साथ आपकी सेवा करूंगा तथा ब्रिटेन के लोगों की निरंतर सेवा करूंगा। हम साथ मिलकर अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। हम योग्य भविष्य का निर्माण करेंगे। ऋषि सुनक पिछले 210 साल में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र पीएम हैं। As leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID, doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this, I will bring that same compassion to the challenges we face today. The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism and accountability at every level. Trust is earned and I will earn yours. उधर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने डाउनिंग स्ट्रीट से विदाई भाषण में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि की सफलता की कामना की। साथ ही उन्होंने सत्ता में अपने समय की कुछ उपलब्धियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हम एक तूफान के माध्यम से लड़ाई जारी रखते हैं, लेकिन मुझे ब्रिटेन में विश्वास है, मुझे ब्रिटिश लोगों पर विश्वास है और मुझे पता है कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। Minister of this great country, in particular to lead the nation in mourning the death of Her late Majesty the Queen after 70 years of service and welcoming the accession of His Majesty King Charles III. From my time as Prime Minister, I am more convinced than ever that we need to be bold and confront the challenges that we face. As the Roman philosopher Seneca wrote, it's not because things are difficult that we do not dare. It's because we do not dare that they are difficult. We simply cannot afford to be a low-growth country where the government takes up an increasing share of our national wealth, and where there are huge divides between different parts of our country. We need to take advantage of our Brexit freedoms to do things differently.
This means delivering more freedom for our own citizens and restoring power to democratic institutions. It means lower taxes so people can keep more of the money that they earn. And it means delivering growth that will lead to more job security, higher wages, and greater opportunities for our children and grandchildren. भारतीय प्रतिस्पर्धा योग आयोग सीसीआई ने मंगलवार को गूगल पर 936 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है। सीसीआई ने पाया कि गूगल ने अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग किया है। नियामक ने कंपनी को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को रोकने का निर्देश दिया। सीसीआई ने बयान में कहा है कि उसने गूगल को निर्देश दिया है कि वो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण में सुधार करे। एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरा मौका है जब गूगल के खिलाफ सीसीआई ने बड़ा फैसला किया है। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 1337 करोड़ 76 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई थी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ गई है। खासकर बिहार आ रही ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है, जिसकी खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है और रेलवे के अधिकारियों से बिहार के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की है। कि लोग अगर विशेष ट्रेन की मांग कर रहे हैं तो कोई फ्री राइड के लिए नहीं मांग रहे हैं, सब लोग टिकट कटा के आते हैं। और अगर लोग टिकट कटा के यात्रा करने के लिए तैयार हैं तो ये रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि वो विशेष ट्रेन का प्रबंध करे। कोई मुफ्त में यात्रा करने के लिए वैसे ही मतलब सवारी ढोने के लिए तो कोई नहीं कह रहा है। क्योंकि कोरोना खत्म होने के बाद पहली बार छठ का पर्व इस धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले सकते हैं, तो उन्हें कोई समस्या न हो, इसे देखते हुए उन्होंने विशेष आग्रह किया है। जिसके बाद अब रेलवे के अधिकारियों पर निर्भर करता है कि बिहार सरकार ने जो आग्रह किया है विशेष ट्रेन चलाने का, स्पेशल ट्रेन चलाने का, उसके बाद उनका रुख क्या रहता है। लेकिन इतना तो तय है कि न्यूज 18 लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही थी कि जो ट्रेन के सहारे पटना पहुंच रहे थे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वैसे लोगों की समस्या को मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता से लिया है, न्यूज 18 खबर को गंभीरता से लिया है और उसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने रेलवे के वरीय अधिकारियों से बातचीत की और उनसे स्पेशल ट्रेन छठ पर्व को देखते हुए चलाने का आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में 21 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। नया कश्मीर नई उम्मीद जश्न कश्मीर नामी मेला 16 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के कलाकारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि कलाकारों की मदद के लिए योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं को प्रभावी बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की ऋषि सूफी संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है और अब सरकार ने जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक इतिहास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ और पर्सनल ही ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर रहा हूँ। कोई सरकार का मेरे पास सपोर्ट नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मैं जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ बिहाफ अपने लेवल पे कर रहा हूँ और मैं अपने लेवल पे इस इवेंट को करना चाहता हूँ। किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, हर किसी डिपार्टमेंट का 0% सपोर्ट नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ एलजी साहब को मैं अभी मिला था, एलजी साहब ने बोला गुलजार आप करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं एलजी साहब का दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। उनसे बोला आप एक इनिशिएटिव लो और जो हमारी लोक कला है उनको प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है एलजी साहब आज कल्चर पॉलिसी का लॉन्च करेंगे, जॉब पॉलिसी को लॉन्च करेंगे और कल्चर के माध्यम से आज एलजी साहब आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा पैगाम एलजी साहब यहाँ पे दे ताकि वो देश के लिए एक पैगाम जाए और हमारे आर्टिस्ट जितने भी, चाहे वो थिएटर से, फोक से, हर चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक ऐसी मैसेज आए कि हमारे साथ एलजी साहब खड़े। और हर मिशन में हमें ज़रूरी है जब तक हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, सरकार तक अपनी इश्यूज़ नहीं पहुंचाएंगे। आज मुझे लगा फर्स्ट टाइम हमारे टाइगर हॉल श्रीनगर में 2 साल में एलजी साहब आ रहे हैं, तो इससे मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी हमारे पूरे वैली के कलाकारों के लिए कोई नहीं हो सकती। यथ में तमाम आर्टिस्ट, तमाम कलाकार अमे गर्ज ताकि यथ कल्चरल अकादमी थ्रू ग्रांट मिलान सह गो बंद पत्म 4 वरियों पे। बे बर्डन नौतवान
फंड तरान 30,000 रुपये वरियस तरान सह गो ऑलरेडी बंद बेस अगर प्रोग्राम वनकस वन जान दिवान कल्चरल अकादमी मगर 2 वहर 2.5 वहर तमिक पोस मिलान फेस्टिवल तुआ बसान असल कदम यह बेहतरीन कदम यह जन यह वनकस गवर्नर साहबन यह कदम तुल ताकि आर्टिस्टन सत कर कत बात दोपन बह दिम ये वथबो इंशाअल्लाह उम्मीद यह कि गवर्नर साहब कर आज ऐलान गवर्नर साहब कर ये तय मोन कि बह कर पूरा मदद। फेस्टिवल्स का होना इसका मतलब ये है कि आप आर्टिस्ट को इज्जत दे रहे हैं। अब जब बाकी जो नए आर्टिस्ट हैं जो आर्टिस्ट लाइन में आना चाहते हैं वो जब एक आर्टिस्ट की इतनी अच्छी इज्जत देखेगा ही विल बी मोटिवेटेड टू कम टू दिस लाइन। ये इज्जत देना आर्टिस्ट को बहुत ज़रूरी है। पैसा भी चाहिए आर्टिस्ट को लेकिन पैसे से ज़्यादा उसको एक क्या कहते हैं जो सोसाइटी में एक स्टेटस है एक इज्जत है वो बहुत ज़रूरी है। कश्मीर का एक कलाकार इस मिट्टी की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कलाकारों और कला के संरक्षण उसकी तरक्की के लिए प्रतिबद्धता से काम करे इसको सुनिश्चित किया जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी कलाकारों से आज ये कहना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल परंपरा और विरासत के संरक्षण पर आइए हम सब मिल करके काम करें। प्रशासन भी आपको सक्षम बनाने आपके जीवन में खुशहाली लाने का जिम्मा उठाएगा। हर एक कलाकार हर एक शिल्पकार मान सम्मान के साथ जीवन यापन करे ये हमारी प्राथमिकता होगी। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। हमने आपसे पहले भी बता दिया कि कल्चरल अकादमी को फ़ाल बनने की बहुत ज़रूरत है। इसमें शायद कोविड के टाइम से ही ऑक्सीजन की कमी है, वो ऑक्सीजन इसमें लगाने की बहुत ज़रूरत है। अब नए सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, उनसे हम उम्मीद करेंगे और जो वहाँ पे मुलाजमीन हैं उनको भी अपने उन गुफाओं से बाहर आना पड़ेगा, अपने टेबलों से उठ के ज़मीनी सतह पे देखना पड़ेगा कि कल्चरल अकादमी के जो हुकूक है और जो उनका काम है। आर्टिस्ट ज़िंदा है यहाँ पे, या तो रेडियो पे था या तो टेलीविज़न पे था, क्योंकि कल्चरल डिपार्टमेंट से आपने देखा कि कितना पैसा आ रहा है और काम कर रहे हैं। जब से एलसी साहब ने संभाला है ये सारा यूटी का माहौल, तब से आपको लगता है कि स्पोर्ट्स भी हम बहुत आगे जा रहे हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स भी आए दिन होते रहते हैं। और आर्टिस्टों को, लोकल आर्टिस्टों को ज़्यादातर काम देने की ज़रूरत है। जो लोकल आर्टिस्ट जिनको और कोई माश का ज़रिया नहीं है, रोज़ी का ज़रिया नहीं है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन के सब डिवीज़न गूल के सिंगलदान इलाके में कुदरत का एक हसीन तोहफा गर्म पानी का चश्मा है जिसे लोग तीता पानी के नाम से जानते हैं। लोगों का कहना है कि तीता आब से हड्डियां, जोड़ों के दर्द समेत कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। लोग कई सालों से कश्मीर घाटी और मुल्क भर से लोग यहां पहुंचते हैं। हर साल हजारों के तादाद में लोग इस तीते पानी से मुस्तफीद होते हैं। ताहम बुनियादी सहूलत की कमी इस तीता पानी के लिए बड़ा मसला है। इलाके में खाने पीने समेत बिजली, पानी और सफाई का इंतजाम नहीं के बराबर होने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फायदा ये है दर्द से आराम होगा। अच्छा, आपने खुद जाती तौर पे तजुर्बा किया है? अच्छा। तो सिंगलदान से यहाँ तक जो रोड है उसकी तरफ और भी कोई तवज्जो नहीं देती है। रोड बहुत खराब है, यहाँ फैसिलिटी थोड़ी बहुत कम है। तो पहली बात जो है रोड कनेक्टिविटी कम है और यहाँ रहने सहने का कोई प्रोग्राम नहीं है। खास इंतजाम टूरिज्म का एक सराय है यहाँ पे मेपाल के नाम से, तो उसमें 2-4 कमरे और डोरमेट्री है। पीर पंचाल और वादिया जनाब के पहाड़ों के बिल्कुल दामन में नदी के किनारे पर दहाइयों से यहाँ पर जो है लोग नहाने के लिए आते हैं, फैज़याब हो जाते हैं। सीजन चल रहा है, बिल्कुल सीजन चल रहा है, लेकिन सहूलियात कुछ नहीं है। पिछले दौरान हमने देखा कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ शर्ट्स बनाए हुए थे, लोगों का रोजगार था बाहर के लोगों की खिदमत के लिए और अपना भी रोजगार चूल्हा चलता था, उसे गिरा दिया इंतजामिया की तरफ से। लेकिन उसके बाद
कहा गया कि हम यहाँ पर एक तामीर करेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाएंगे लोगों की सहूलियात के लिए। यहाँ श्रीनगर ही नहीं, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा या केरल तक के लोग आते हैं। फॉरेन के भी टूरिस्ट हमने देखे कि यहाँ आए। तत्तापानी में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। यहाँ पर करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं लोग आके। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, रहने का इंतजाम जो है वो किया जाना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में शायद लोग यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। डायरेक्टर जनरल एक्सपेंडिचर डिवीजन फिनांस जन अभियान सज्जाद अहमद ककरू ने आज टाउन हॉल तराल में जन अभियान के तहत एक्सप्रेशन ब्लॉक आरिपुल और अचगोजा के तहत तमाम तरक्याती कामों के जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर एडीसी तराल शबीर अहमद रैना, ब्लॉक ऑफिसर आरिपुल फारूक अहमद और तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में आरिपुल और अचगोजा ब्लॉकों में देही तरक्की के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। जो चल रहे हैं उसमें से उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दी है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर जितने भी हमारे ऑनगोइंग वर्क्स है जो पहले स्टार्ट हो चुके हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और बाय जो है कुछ काम जो अभी जिसमें डिले हुआ है ड्यू टू जो पार्टिसिपेशन जो है कम हुई है या पार्टिसिपेशन नहीं हुई है, उसमें थोड़ा सा जो ज़ीरो रिस्पांस जिनमें कामों में आया उसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा। लेकिन ये उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी पैसा हमारे पास अवेलेबल हुआ है सरकार की तरफ से वो हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। जम्मू के गुरु नानक नगर इलाके में चोरों ने चोरी के वारदात को अंजाम दिया। 23-24 की दरमियानी रात को एक मोबाइल शोरूम में दीवार तोड़कर चोर घुसे और लाखों का माल लेकर रफू चक्कर हो गए। दुकान के मालिक के मुताबिक मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत करीब 5 लाख का माल लेकर चोर भाग निकले हैं। मालिक द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी गई है। दुकान के मालिक ने सभी से सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और आए दिन जो चोरी की वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं। जम्मू का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर चोर जो हैं वो अपने कारनामे दिखाकर यहां पर चोरी ना कर रहे हों। उसी तरह का एक वाकया जो है जम्मू के गुरु नानक नगर में सामने आया है, जहां पर एक मोबाइल शोरूम में चोरों ने सेंध लगाई और करीबन 5 से 6 लाख का जो सामान है वो यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो गए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह से फिल्मी स्टाइल में ये चोरी को अंजाम जो है वो दिया गया। यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ इनकी दुकान के साथ ही जो लगता घर था जो खाली था, वहां से इन चोरों ने जो है वो पहले इस दीवार में छेद किया और उसके बाद आते ही जो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि आते ही सबसे पहले उन्होंने जो इन्वर्टर था और जहां से पावर सप्लाई थी पूरी वो बंद की, क्योंकि इनके शोरूम में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे और यहाँ जो मोबाइल और काफ़ी महंगी आइटम्स थी वो यहाँ से लेकर ये रफू चक्कर हो गए। हमारे साथ दुकानदार भी हैं जिनको ये भारी नुकसान जो है वो दिवाली के दिन ही झेलना पड़ा। सर क्या कुछ हुआ बताएं और कितनी तारीख की ये बात है? सर कल सुबह जब दुकान खोलने लगा था तो आकर देखा हमारा शेल्फ का सामान काउंटर पे पड़ा था। तो मैंने भैया को कॉल की थी कि कहीं आपने तो शॉप नहीं ओपन की है, तो उन्होंने बोला मैंने नहीं किया। जब अंदर आकर देखा ये टूटा हुआ था, यहाँ से सामान भी बिखरा हुआ था सारा। तो उसके बाद देखा हमारा लैपटॉप, फोन्स, एसेसरीज ये सब गायब था। तो कितने का सामान होगा सर? अप्रॉक्सीमेटली 5-6 लाख के अप्रॉक्स तो होगा। सीसीटीवी भी आपने लगाए हुए थे, बट हमने देखा वीडियो में किस तरह से ये पूरी सप्लाई वहाँ बंद कर दी? एक्चुअली सर हमारा जो सीसीटीवी था वो इन्वर्टर पे चला जाता है, रात को शिफ्ट हो जाता है। तो सर जैसे ही वो आया यहाँ इन्वर्टर पड़ा था, वो जब नीचे गिरा तो वो सारा शट डाउन हो गया था। काफ़ी बिजी इलाका है, रोड हमेशा चलती रहती है और दिवाली के दिन ये सब होना एक रात पहले, कहीं ना कहीं आपको भी शौक हुआ होगा। कितने सालों से ये शॉप चल रही है? सर ये शॉप तो 8-10 साल से चल रही है। सर एक्चुअली क्या है, ये जो पीछे वाला घर है ये खाली पड़ा है। इनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट साथ वाले घर ने भी की हैं कि आप ये यहाँ कोई किसी केयर टेकर को रख लीजिए कि कोई गलत हादसा ना हो। सर आज यहाँ चोरी हो रही है, कल को कुछ भी हो सकता है क्योंकि खाली घर पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से सांबा में बनाए गए इंडोर स्टेडियम में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों ने आज स्टेडियम को ताला जड़ दिया और स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। अस्थायी कर्मचारियों का कहना था कि पिछले 10 महीनों से काउंसिल की तरफ से उनको सैलरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बहुत बार हाई अथॉरिटी से गुजारिश करने पर उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है और दिवाली भी उनकी फीकी रही। आज मजबूर होकर स्टेडियम को ताला जड़ दिया। नहीं दे रहे हैं, बहुत फ़ोन करवाए, पहले DDC चेयरमैन से फ़ोन करवाए और हमें सलाठी के पास ही DC दफ्तर भी गए, लेबर के दफ्तर गए और सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटरी का फ़ोन भी करवाया, नहीं किसी का फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे बोल लगे और 2-3 दिन में डाल देंगे।
अब तक अभी 10 महीने हो गए, अब तक किसी की पे नहीं डाली नहीं। हमको हर महीने में सैलरी मिलनी चाहिए सर। 10 महीना हो गया, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। सर यही बोलते हैं आज मिल जाएगी, कल मिल जाएंगी, अभी तक 1 पैसा नहीं मिला। देखिए, स्पोर्ट्स काउंसिल स्टेडियम जो सांबा है, ये वहाँ पे कर्मचारी हैं, कुछ चौकीदार हैं, कई साफ सफाई वाले हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है। 10 कर्मचारी ये जो पूरे हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर जो स्टेडियम आते हैं वहाँ के हैं। इनके पिछले 10 महीने से इन लोगों को तनख्वाह जो है, सैलरी जो है वो नहीं दी गई। हमारी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं नुजरत गुल मैडम, जिनको डीसी की तरफ से एक कॉल भी की, मेमोरेंडम भी इन लोगों की तरफ से दिया गया। डीडीसी जिसका एक प्रोटोकॉल है डीसी के लेवल का, उनकी तरफ से फोन करवाया गया। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन ने भी फोन किया, हमने भी फोन किया। उस मैडम का हमें समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो खेलो इंडिया प्रोग्राम, जो पंचायत लेवल पे टूर्नामेंट जो वगैरह करवाई जा रही हैं, उसको पैरों तले कुचला जा रहा है। प्रधानमंत्री का जो सपना है पंचायतों में जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो युवाओं हैं, उनको सशक्त करने का, उनको अच्छे स्पोर्ट्स की गेम में लाने का, ताकि आने वाले टाइम में उनका भविष्य जो है उज्जवल हो और जगह जगह से रूरल एरियाज से बच्चे निकलकर नेशनल और इंटरनेशनल पर लेवल पर जाएं। लेकिन ये जो हमारी सेक्रेटरी मैडम है नुजरत गुल, ये प्रधानमंत्री के आर्डर को नहीं मानती। इनकी तरफ से बैक टू विलेज प्रोग्राम हो, चाहे आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम हो, जहां हमारी म्युनिसिपैलिटी के जो माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम हो, उनमें भी कई बार ये जो बातें हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स की तरफ से रखी गई हैं। सांबा में, और आपको बता दें, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल इंडोर स्टेडियम जो है सांबा में है, उसको आज ताला लगा दिया गया। और ये जो कच्चे कर्मचारी है उनकी तरफ से इसको ताला लगाया गया है। इनका साफ कहना है कि पिछले 10 महीनों से इनको जो सैलरी है वो नहीं मिल पाई है, और जो दिवाली का जो त्यौहार है वो भी इनका फीका रहा है। तो ये लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इनकी सैलरी जो पिछले 10 महीने की है वो रिलीज़ का है। और कई दफ़ा हाई अथॉरिटी के नोटिस में लाने के बावजूद भी इनको जो है सैलरी वो नहीं मिल पाई है। और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द इनके मामले को सुलझाया जाए और इनको जो है 10 महीने की सैलरी है वो दी जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। खबर मेरठ से, जहां सुभारती मेडिकल कॉलेज की बीडीएस की छात्रा वानिया शेख खुदकुशी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी छात्र कॉलेज मैनेजमेंट पर सख्त कार्रवाई के लिए मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराने और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग को लेकर अब सामाजिक और राजनीतिक दलों के लीडर और कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर गए हैं। पीड़ित छात्रा वानिया शेख को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने मेरठ कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन के बाद अब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी लीडर चंद्रशेखर आजाद रावण ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय की इस लड़ाई में परिवार का पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इसमें कई चीजें लापरवाही की, जैसे यूनिवर्सिटी की लापरवाही, उनकी जानकारी में सब चीजें होते हैं, उनको एप्लीकेशन देने के बाद कार्रवाई नहीं की, तो ये इसमें सब लोग शामिल हैं। मैं ये कहूँ कि सिर्फ वो आरोपी जिसकी वजह से हुई, परिवार की मांग और परिवार के लिए सब लोग, हर बहन बेटी जो है वो सुरक्षित रहे, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच। तो हमने रोहित वेमुला की भी आत्महत्या देखी, तो ये आत्महत्या नहीं, मैं तो इसको हत्या मानता हूँ। ये हत्या इसलिए है क्योंकि अगर इन पे एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले कार्रवाई की होती तो आज वो बेटे हमारे बीच जिंदा होते। तो इस पूरी घटना की न्यायिक जाँच, और इन्होंने तो फीस भी दी, सब कुछ, इनका तो सपना कुचला गया। इनके दादा नाउम्मीद और इनके हाथों में तो कुछ नहीं आया। तो मैं तो चाहता हूँ इस परिवार की, सरकार के की तरफ से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो कि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए। बेटा और बेटी फर्क नहीं, सरकार बता रही है, तो इनकी तो उम्मीदें खत्म होगी। जिसको पाल पोस के बड़ा किया, आज वो इनके बीच नहीं है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ कई बागियों और निर्दलियों ने नामांकन किया। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। आखिरी दिन बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने नॉमिनेशन किया, जिनके नामांकन में कई दूसरे बड़े नेता भी शामिल हुए। ऊना की हरौली सीट से प्रोफेसर रामकुमार ने नॉमिनेशन दाखिल किया।
रामकुमार का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम जयराम ठाकुर भी पहुंचे हुए थे। वहीं हमीरपुर की बड़सर सीट से माया शर्मा के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन के साथ यहां बीजेपी ने रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए पवन काजल ने कांगड़ा सदर सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पवन ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ मिलकर इस बार रिवाज बदलने वाली है। उधर नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने हमीरपुर सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट मिला, जिसके फौरन बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा दायरा से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर राजेश शर्मा, सुंदरनगर से सोहनलाल ठाकुर और किन्नौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जगत सिंह नेगी ने भी आखिरी दिन अपना अपना पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन के साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और यह दावा किया कि जनता बीजेपी का पत्ता साफ कर देगी। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।